हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे साउंड वेव्स के कुछ और फिनोमिनन्स के बारे में। इसमें इंक्लूडेड है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स, जिसको हम साउंड लेवल भी बोलते हैं, और डॉपलर इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इन टर्म्स ऑफ साउंड लेवल। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स में सबसे पहले तो इंटेंसिटी का मतलब समझते हैं। इंटेंसिटी का मतलब है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितनी एनर्जी पर सेकेंड मिल रही है, दैट इज नोन एज साउंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी एनर्जी अपॉन एरिया टाइम, इससे निकल जाएगी इसकी यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसको हम पावर अपॉन एरिया से भी बता सकते हैं, इससे वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी अनदर यूनिट हो जाएगी। तो यूनिट हो जाएगी इसकी वॉट पर मीटर स्क्वायर और जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। एक्चुअली जूल पर सेकेंड को वॉट बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की रेंज बहुत वाइड होती है, इसलिए जनरली हम इंटेंसिटी को लॉगरिथमिक स्केल पर शो करते हैं। उसे हम नाम देते हैं साउंड लेवल, शॉर्ट में SL या सिंपली L से डिनोट कर देते हैं। साउंड लेवल का फॉर्मूला होगा साउंड लेवल इक्वल टू 10 log I अपॉन I नॉट। यहाँ I इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है एंड I नॉट इज थ्रेशहोल्ड साउंड इंटेंसिटी। थ्रेशहोल्ड साउंड इंटेंसिटी का मतलब है वो मिनिमम इंटेंसिटी जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है, ह्यूमन बीइंग का। और थ्रेशहोल्ड इंटेंसिटी नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए होती है 10 to the power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो वी कैन से साउंड लेवल is equal to 10 log I upon 10 to the power -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसमें I को भी आपको वॉट पर मीटर स्क्वायर पे रखना है। साउंड लेवल एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अगर हम ये देखें कि साउंड लेवल कितना आएगा, मिनिमम साउंड लेवल और मैक्सिमम साउंड लेवल फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो मिनिमम साउंड लेवल for normal human being 10 log I नॉट अपॉन I नॉट, क्योंकि मिनिमम इंटेंसिटी है ह्यूमन बीइंग 10 to the power -12 सुन सकता है, दैट इज I नॉट। I नॉट अपॉन I नॉट 1 हो जाएगा एंड log 1 की वैल्यू होती है 0। सो मिनिमम साउंड लेवल इज 0 डेसिबल। साउंड लेवल की यूनिट डेसिबल होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मैक्सिमम साउंड लेवल log मैक्सिमम साउंड जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन सकता है वो 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, जो पेन क्रिएट करने लग जाएगा हमारे दिमाग में। सो इट इज 1 अपॉन 10 to the power -12। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 120 डेसिबल। अगर हमें दो साउंड लेवल का कंपैरिजन करना है तो यूजुअली हम डिफरेंस में कंपैरिजन करते हैं, यानी रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी जो हम करते हैं। तो साउंड लेवल 1 माइनस साउंड लेवल 2 इक्वल टू आएगा 10 log, सपोज फर्स्ट इंटेंसिटी इज I1, देन I1 अपॉन I नॉट माइनस 10 log I2 अपॉन I नॉट। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 log I1 अपॉन I नॉट, log m माइनस log n की वैल्यू होती है log m अपॉन n। सो इट इज I1 अपॉन I नॉट अपॉन I2 अपॉन I नॉट। फाइनली इट इज 10 log I1 अपॉन I2। इस तरह से हम दो इंटेंसिटीज का साउंड लेवल के टर्म में कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डॉपलर इफेक्ट।
डॉपलर इफेक्ट है क्या? सबसे पहले तो सपोज एक सोर्स है जो साउंड एमिट कर रहा है और एक ऑब्जर्वर है जो उसे सुन रहा है। तो अगर जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो ऑब्जर्वर को सोर्स से आने वाली फ्रीक्वेंसी डिफरेंट सुनाई देती है, जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती है। इस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जैसा आपने नोटिस किया हो ध्यान से, तो अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन हमारी तरफ आ रही है, सायरन बजाती है, तो जब तक वो हमारी तरफ आती है तब तक उसकी आवाज जो है वो पतली होती जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। और जब वो हमसे दूर जा रही होती है तो उसके सायरन की आवाज थोड़ी मोटी होती चली जाती है बिकॉज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। तो इस इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ये डॉपलर इफेक्ट किस तरह से आता है और कितनी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं। कुल मिला के जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, यानी सोर्स या तो ऑब्जर्वर के पास जा रहा होगा, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा होगा, दोनों चल रहे हैं तब भी एक की स्पीड कम है एक की ज्यादा है, इन सारे केसेस में सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही होगी टाइम के साथ। तो इस ऐसे हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो सोर्स से आने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को डिफरेंट अपीयर होगी। इस इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंट केसेस लेते हैं। जैसे फर्स्ट केस है व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। अब दो केस बन सकते हैं। ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है ही, सोर्स या तो ऑब्जर्वर के पास आ रहा होगा या ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा। तो फर्स्ट केस लेते हैं इसमें, इफ सोर्स इज कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यहाँ हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, बाकी इन रिलेशंस को हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो उस केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस लेंगे। यहाँ पहले नोटेशन बता दें, वी साउंड वेव की स्पीड है, वी साउंड वेव की स्पीड है, वी यहाँ हम पहले बता दें वी साउंड वेव की स्पीड है वी एस सोर्स की स्पीड है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो उस केस में हमने v माइनस वी एस किया, इससे नीचे वाली टर्म कम हो जाएगी। नीचे वाली टर्म कम होने का मतलब है कि एफ अपेरेंट बढ़ जाएगा। तो जब भी सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और आवाज पतली होना चालू हो जाएगी। सेकेंड केस इज रिवर्स केस है, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो उस केस में आवाज मोटी होने लग जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। अगर सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है तो उस केस में इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो इस जगह पर ये फैक्टर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। ये फैक्टर इंक्रीज करते हैं, यहाँ माइनस की जगह हम प्लस लेकर, तो इससे एफ अपेरेंट आ जाएगा एफ इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस। तो इस तरह से v प्लस वी एस रख के हमने नीचे वाले फैक्टर को इंक्रीज कर दिया और इससे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो जब भी सोर्स हमसे दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, डिक्रीज अपीयर होगी एक्चुअली। नाउ सेकंड केस इज ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज स्टेशनरी।
इसमें अगेन फिर दो केस हो जाएंगे। सोर्स पास आ रहा है, सोर्स तो रुका हुआ है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है या ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। तो फर्स्ट केस लेते हैं, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। इन दिस केस हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो, ऑब्जर्वर का मूवमेंट है, तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ आएगा, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इंक्रीज करने के लिए हम ऊपर वीओ ऐड कर देंगे, तो v प्लस वीओ अपॉन वी। सेकेंड केस, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है सोर्स से, इस केस में ऊपर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होगी। नाउ अगर हम कंसीडर करें कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं, अब इस केस में हम 4 डिफरेंट केसेस ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट केस है, इफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड ऑब्जर्वर इज अहेड द सोर्स। तो यहाँ ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों का मूवमेंट हो रहा है, सो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी f apparent इक्वल टू f इंटू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस ओ। यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, सपोज ये ऑब्जर्वर है, यहाँ सोर्स है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं ऑब्जर्वर पर बैठकर देखूं तो उस केस में सोर्स ऑब्जर्वर के पास आने की कोशिश कर रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर के पास आने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए यानी नीचे वाली टर्म में माइनस आएगा। अगर हम सोर्स के ऊपर बैठ के देखें तो उस केस में ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए, इसलिए ऊपर वाली टर्म में माइनस आ रहा है। तो ऊपर वाली टर्म बता रही है कि ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, नीचे वाली टर्म बता रही है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज करने की कोशिश। इन दोनों का रिजल्टेंट बता देगा आपको कि एक्चुअली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो अब इसके डिफरेंट केसेस में सेकंड केस लेते हैं हम। बोथ मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड सोर्स इज अहेड द ऑब्जर्वर, सोर्स ऑब्जर्वर से आगे है।
तो इस केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा एफ अपेरेंट इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इंटू V प्लस VO अपॉन V प्लस VS। ध्यान से देखें तो अगर हम ऑब्जर्वर पे बैठ के देखेंगे तो सोर्स हमसे दूर जा रहा है, तो इस केस में हमारे को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, यानी VS फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ नीचे वाली टर्म में प्लस आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नीचे वाली टर्म से। अगर मान लो हम सोर्स पर बैठ के देखें तो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाली टर्म में भी प्लस आएगा, ताकि ऊपर वाली टर्म बढ़ेगी तो एफ अपेरेंट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला V प्लस VO अपॉन V प्लस VS बना। थर्ड केस, इफ बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। इस केस में दोनों ऑब्जर्वर एंड सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में एफ अपेरेंट हो जाएगा इस केस में हम देखें ध्यान से तो अगर हम ऑब्जर्वर पे बैठ के देखें तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है, और अगर ये फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहता है तो नीचे वाली टर्म में माइनस आएगा ताकि नीचे वाली टर्म छोटी हो जाए और एफ अपेरेंट बढ़ जाए। दूसरे केस में अगर मैं सोर्स पर बैठ के देखूंगा तो ऑब्जर्वर भी सोर्स के पास आ रहा है, इसका मतलब ये भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है तो ऊपर वाली टर्म में अगर प्लस आएगा तो उसकी वजह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से एफ अपेरेंट इक्वल टू एफ इंटू V प्लस VO अपॉन V माइनस VS बनेगा। एंड द लास्ट केस इज इफ बोथ आर मूविंग away from each other। इस केस में फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अगर ऑब्जर्वर भी इधर जा रहा है दूर, सोर्स भी इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस केस में एफ अपेरेंट आएगा। इसमें देखिए अगर मैं सोर्स पर बैठूं तो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर वाली टर्म में माइनस आएगा, दैट इज V माइनस VO अपॉन, अगर मैं ऑब्जर्वर पर देखूं तो सोर्स दूर जा रहा है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी को कम करने की कोशिश करेगा, और फ्रीक्वेंसी को कम तभी होगी जब नीचे वाली टर्म में एडिशन हो, यानी V प्लस VS। तो इस तरह से ये डिफरेंट फिनोमिना से हम पता कर सकते हैं कि कब फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी या कब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये सारे डॉपलर इफेक्ट हमने साउंड की केस में पढ़े, ठीक है, बट यही डॉपलर इफेक्ट लाइट के केस में भी लगते हैं। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, लाइट के केस में एस्ट्रोनॉमर्स ये डॉपलर इफेक्ट के हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी गैलेक्सी या कोई भी लाइट का सोर्स अर्थ की तरफ आ रहा है या अर्थ से दूर जा रहा है। तो इसके लिए वो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं। उस स्पेक्ट्रम में अगर वो स्पेक्ट्रम का कलर धीरे धीरे रेड की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, तो रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इसका मतलब जब भी अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो उससे उन्हें पता चल जाएगा कि ये रेड शिफ्ट है, और रेड शिफ्ट वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि कोई गैलेक्सी या कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है। और अगर मान लो ब्लू शिफ्ट मिलता है, ब्लू शिफ्ट का मतलब होगा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि वो हमारे अर्थ की तरफ आ रहा है, कोई भी गैलेक्सी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेडिएट कर रहा है इस लाइट को। तो इसके फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। इसके केस में हम जब निकालना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी
इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस v अपॉन सी अपॉन 1 प्लस v अपॉन सी होल इंटू एफ। अब इसका एक स्पेशल केस हो सकता है कि अगर सोर्स की वेलोसिटी बहुत छोटी है इन कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, v इज मच लेस देन c। इन दैट केस हम फॉर्मूला यूज करते हैं लैम्डा डैश इक्वल टू, जनरल केस में ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस v बाई सी अपॉन 1 माइनस v बाई सी इंटू एक्चुअल वेवलेंथ लैम्डा। पर अगर हम इस केस को यहाँ पर अप्लाई करें तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा डैश इक्वल टू 1 प्लस v बाई सी होल इंटू लैम्डा। और अगर हम चेंज इन वेवलेंथ निकालें तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा दैट इज इक्वल टू v अपॉन सी इंटू लैम्डा। इससे डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला आएगा डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई सी। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड पर वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा, और इससे हम ये बता सकते हैं कि वो गैलेक्सी कितनी स्पीड से हमसे दूर जा रही है, हमसे पास आ रही है। ये v की वैल्यू आपको बता देगी कि गैलेक्सी आपसे कितनी स्पीड से दूर जा रही है या पास आ रही है। ये डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। थैंक यू।